नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के वोटिंग जारी है। राजस्थान विधानसभा में भी मतदान हो रहा है। अब तक करीब 150 विधायक राजस्थान विधानसभा में अपना वोट डाल चुके हैं, मतदान कर चुके हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मतदान जारी है। अपनी अपनी जीत के दावे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए सत्ता पक्ष पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 200 विधायक राजस्थान की बात करें, 25 लोकसभा के सांसद और 10 राज्यसभा के सांसद हैं और इनमें से बीजेपी के 25 लोकसभा सांसद हैं, 4 राज्यसभा के सांसद हैं और 73 विधायकों का इस तरह से कुल वोट वैल्यू है 29,717। तो विधानसभा में वोटिंग जारी है। कांग्रेस के 6 राज्यसभा के सांसद हैं और 127 कुल विधायकों का समर्थन और इस तरह से कांग्रेस की वोट वैल्यू हुई 20,583। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की वोट वैल्यू 29,717 है कुल मिलाकर के सांसदों और विधायकों के साथ। और कांग्रेस के राज्यसभा की 6 सांसद, 127 विधायक, इस तरह से कुल वोट वैल्यू हुई 20,583। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की प्रत्याशी हैं और उनके सामने यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर। और ये दिलचस्प चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मतदान जारी है। और आखिरकार प्रदेश की राजधानी जयपुर में इस वक्त वोटिंग के हाल क्या है, जानने के लिए हम सीधे चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल मौजूद हैं। बाबूलाल, क्या अपडेट है? राष्ट्रपति को लेकर के मतदान चुनाव को लेकर जारी है, क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास? जी देखिए, इस वक्त वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। अधिकांश विधायक वोट डाल चुके हैं और कई तो विधानसभा परिसर से अब अपने घर की ओर भी निकल चुके हैं। विधानसभा में इस वक्त जो विधायक हैं उनकी संख्या, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कांग्रेस को लगता है कि 127 वोट उसे मिलेंगे। 126 वोट उनके साथ में इस वक्त हैं और 1 वोट जो बीजेपी से निष्कासित हुई है, शोभा रानी कुशवाहा, तो उनका वो मान करके चल रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं उनको भी ये लग रहा है कि सेंधमारी की जो उन्होंने कोशिश करी थी, जो बीटीपी समेत कांग्रेस के जो आदिवासी विधायक हैं जिनसे पार्टी के नेताओं ने संपर्क साधा था, शायद कहीं न कहीं वो वोट उन्हें मिलेगा, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, गुप्त मतदान हो रहा है और कोई पार्टी का जो व्हिप होता है वो भी इस चुनाव में लागू नहीं है। इसलिए जो विधायक हैं अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतरात्मा की आवाज कहीं गूंजी और आदिवासी विधायकों के मन में ये आ गया कि उन्हें वोट द्रौपदी मुर्मू करना है तो वो कर सकते हैं। और ऐसे संकेत हमें आज थोड़े देखने को भी मिले, जब दयाराम परमार, जो कि 6-7 बार के खेरवाड़ा से विधायक है, कांग्रेस पार्टी के मंत्री नहीं बनाया गया था, थोड़े असंतुष्ट थे पिछले दिनों, तो वो जब वोट करके बाहर आए तो हमने उनसे पूछा कि कौन जीत रहा है, तो उनका यही कहना था कि द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत रही है। तो हमने ये पूछा कि विचारधारा की जो लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसमें आप क्या देखते हैं? तो वो यही कह रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय है, हम पार्टी के साथ हैं, इसलिए हम पार्टी को नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी आदिवासी विधायकों की, तो उसमें ये साफ दिख रहा था कहीं ना कहीं कि क्रॉस वोट 2-4 जरूर हुए होंगे, क्योंकि इसका पता नहीं चलेगा फिलहाल। तो ऐसी सूरत में बीजेपी को ये लगता है कि अगर कांग्रेस के आदिवासी विधायकों में से कुछ वोट भी द्रौपदी मुर्मू के खाते में जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कोशिश बहुत करी थी बीजेपी ने, गुलाब चंद कटारिया ने पिछले 4-5 दिनों में आदिवासी विधायकों को फोन करे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया कि किसने उनको भरोसा दिया। भरोसा किसी ने नहीं दिया। बीटीपी के विधायक भी जो थे उनसे भी हमने बात करी तो पत्ते उन्होंने भी नहीं खोले और वो यही कहते हुए गए कि हम लोकतंत्र के इस पावन पर्व में आहुति देने जा रहे हैं, लिहाजा खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार से कोई भी वैर मोल लेना नहीं चाहता। और अशोक गहलोत की सरकार बहुत मजबूत है इस वक्त और वोट छिटके नहीं है। जब जब भी परीक्षा का वक्त आया, अशोक गहलोत ने अपनी मजबूती दिखाई है हर समय। तो ऐसी सूरत में कोई भी विधायक अगर क्रॉस वोट करेगा भी और कोई हमदर्दी भी जताएगा तो वो शायद सामने चीजें नहीं दिखेंगी। लेकिन बीजेपी को यकीन है कि कहीं ना कहीं वोट जो है कुछ न कुछ उसके खाते में, उसके उम्मीदवार के खाते में आएंगे। तो ये चीजें अभी चल रही हैं। अधिकांश विधायक वोट डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा वसुंधरा राजे भी पहुंच रही हैं। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता है वो भी निगाह बनाए हुए हैं। 8-8 के समूह में बीजेपी ने विधायकों को वहां पर
तैनात यानी कि भेज रही है वोट करने के लिए, और अधिकांश बीजेपी के विधायकों ने वोट डाल भी दिया है। तो सावधानी पूरी बरती जा रही है, दोनों की तरफ से सतर्कता भी पूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव है और यहाँ आज जब वोट पड़ जाएंगे उसके बाद में जो यहाँ से जो बैलेट पेपर है वो जो है यहाँ से विशेष विमान से भेजे जाएंगे, और उसके बाद में दिल्ली में जब वोटों की गिनती होगी तब सचिन पायलट आ रहे हैं इस वक्त। देखिए, कोशिश करते हैं कि वो मीडिया से बात करेंगे या नहीं करेंगे। सचिन पायलट बिना बात करे निकले हैं सामने से, हमेशा वो बात करके जाते हैं जब भी विधानसभा में किसी मौके पर आते हैं, तो आज उन्होंने बात नहीं करी फिलहाल। और देखिए, जो पलड़ा है वो तो साफ साफ तौर पर दिख रहा है कि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। जिस तरह से उनको देश के कई हिस्सों में जो एनडीए के घटक नहीं थे उन्होंने भी वोट देने का ऐलान किया, तो उसके बाद में चीजें बहुत सारी बदल गई हैं। और लग यही रहा है कांग्रेस के विधायकों को भी ये कि एक मैं जो औपचारिकता है और चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है, देखना यही है कि यशवंत सिन्हा टक्कर कितनी दे पाते हैं, क्या वो ठीक से मुकाबला कर पाएंगे, सम्मानजनक वोट हासिल कर पाएंगे, क्योंकि विपक्षी दलों ने भी बहुत जमकर मेहनत करी है। शरद पवार से लेकर सोनिया गांधी तक सब एक एक नेताओं से संपर्क उन्होंने बनाए रखा है, लेकिन जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उससे यही लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। और आज जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में वोटों की गिनती के लिए ये जो यहाँ से जो बैलेट पेपर हैं वो दिल्ली जाएंगे, वहां पर काउंटिंग होगी और 21 तारीख को मतगणना के नतीजे आ जाएंगे। और ये इस वक्त गोविंद मेघवाल है, उनसे हम बात करते हैं। गोविंद जी, क्या लग रहा है, चुनाव में जीत तो द्रौपदी मुर्मू की दिख रही है, आप क्या सोच रहे हैं? हम तो अपनी जीत मान के चलते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि यशवंत सिन्हा जी जीतेंगे। यशवंत सिन्हा जी जीतेंगे। वोट का गणित क्या है यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में? वोट का गणित तो देखो, पूरे देश के अंदर जो माहौल चल रहा है ना अभी, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में हिंदू और मुसलमान को बांट रही है, बीजेपी कह रही है कि क्रॉस वोट हो रहा है, आदिवासी विधायक जो हैं वो आदिवासी आत्मसम्मान के लिए वोट क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, ये जो पार्टियों की जो होती है ना व्हिप जारी होती है, उसके अंदर ये खाली बीजेपी झूठी जो है अफवाहें फैला रही है, और बीजेपी झूठी अफवाहें फैला के ही राज कर रही है, वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जी जी जी, जीतेगा आपका उम्मीदवार? यस, जीतेगा। जी जी जी, थैंक यू। ये थे मंत्री गोविंद मेघवाल, जो दावा कर रहे हैं कि चाहे बातें कुछ भी कही जाएं, लेकिन इनको भरोसा है कि यशवंत सिन्हा चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि इनकी पार्टी का जो स्टैंड है, जो पार्टी की लाइन है, उसके मुताबिक इनको बोलना पड़ता है। सच्चाई चाहे जो भी हो, हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन सच्चाई क्या बाबूलाल ये भी है कि जो विपक्ष और इस चुनाव के अंदर एक दिलचस्प मुकाबला हो सकता था, लेकिन एनडीए की तरफ से जिस तरह से पहली आदिवासी महिला के नाम का ऐलान किया गया, उसने विपक्ष के इरादों पर पानी फेर दिया। जी बिल्कुल फेर दिया। उनको भरोसा ही नहीं था कि द्रौपदी मुर्मू के रूप में एक आदिवासी ऐसी महिला को खड़ा किया जाएगा जो जिनको तजुर्बा है संवैधानिक प्रक्रियाओं का, नियमों का, राज्यपाल वो रह चुकी हैं और ऐसे सूबे से आती हैं जहां के आदिवासी अब भी मेन स्ट्रीम में नहीं हैं। तो पूरे देश के लोगों की निगाह जैसे अनाउंसमेंट हुआ उनके कैंडिडेट उनकी उम्मीदवारी का, तो उसके बाद में तमाम जो लोग थे उनको लगा कि द्रौपदी मुर्मू के रूप में जो नाम आया है उसका विरोध कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखते हैं, समझते हैं, तो उसमें द्रौपदी मुर्मू के सामने कोई ज्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं है, क्योंकि एनडीए का पलड़ा बहुत भारी है इस वक्त और पीएम मोदी जो भी फैसला करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। दूरगामी सोच है कि आदिवासियों को मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए, उनमें विकास के प्रति एक भावना का संचार हो, जागृति पैदा हो, वो पढ़ने लिखने के लिए जो है ना आगे आए और द्रौपदी मुर्मू उनके रोल मॉडल बनेगी। वो केवल राष्ट्रपति नहीं बनेगी बल्कि वो उस इलाके में जहां जंगल है, जहां रोशनी नहीं पहुंची है, जहां उजियारा नहीं पहुंचा है, लोग उनको देख करके पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी सूरत में जो कदम उठाए गए एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना करके, उसकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ेगी। सदियां गुजर गई और देश को आजाद हुए भी खासा लंबा वक्त हो गया है, यहां तक किसी ने सोचा नहीं था। पीएम मोदी ने उनको उम्मीदवार बना करके और विरोधियों के एक तरह से मुंह बंद कर दिए। हालांकि चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, दावे प्रतिदावे हो रहे हैं, एक दूसरे पर सवाल भी साधे जा रहे हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का कोई जवाब नहीं है।
और देश पहली महिला राष्ट्रपति चुनने जा रहा है। बिल्कुल बाबूलाल, लेकिन अगर राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान के समीकरणों की बात करें, खासतौर पर देखिए 200 विधायकों को लेकर के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की स्थितियां देखें तो यहां पर क्या एक समीकरण इस वक्त नजर आ रहा है? जी, समीकरण यहाँ तो साफ साफ है। यहाँ पर तो द्रौपदी मुर्मू यानी उतने वोट नहीं मिलेंगे जितने कि यशवंत सिन्हा को मिलेंगे। द्रौपदी मुर्मू जो है वो उतने वोट नहीं हासिल कर पाएंगे। ये पूराराम चौधरी, उनसे हम बात करते हैं, विधायक भीनमाल के। क्या लग रहा है, बीजेपी का दावा क्या उतने वोट तो नहीं मिल रहे आपको? ज्यादा पलड़ा तो यशवंत सिन्हा का भारी है राजस्थान में। तो यशवंत सिन्हा कितना भी वजन में भारी हो सकता है, लेकिन वोटों में भारी नहीं है। अच्छा, देश में भारी नहीं है? देश में भारी नहीं है, राजस्थान में भी भारी नहीं है। राजस्थान में वोट कहाँ से आएंगे उनके? कहाँ से आएंगे? क्यों, पार्लियामेंट के वोट भी तो हैं। पार्लियामेंट के वोट भी तो हैं, इसके साथ एमपी भी 25 है ना। अच्छा। इसके हिसाब से द्रौपदी का जीतना 120% तय है। तो ये थे भीनमाल के विधायक पूराराम चौधरी, जो कह रहे हैं कि राजस्थान के विधायक और सांसदों को मिला दिया जाए तो द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है और वो चुनाव जीत जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात करें। डॉक्टर साहब, क्या दावा आपका? हमारे राजस्थान से 127 वोट निकलेंगे उनके पक्ष में, यशवंत सिन्हा के पक्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रसादी लाल मीणा कुछ कह रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या बीजेपी का क्रॉस हुआ इस बार भी? ये पता नहीं, बीजेपी वालों को पता है, पर हमारे जो 126 है वो पूरे के पूरे एक साथ मिलेंगे, एकजुट है पूरे। को लेकर राजस्थान का कैंडिडेट दिया है, कैंडिडेट कहीं का भी हो, पार्टी और पार्टी का जो निर्णय होता है वो प्रधान होता है। कई आदिवासी जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि क्रॉस वोट हो रहा है। बीजेपी कह रही कि उन्होंने अश्योर किया है, नाम नहीं बता। राजस्थान की बहू जब चुनाव लड़ी थी ना, तब राजस्थान का ही वाइस प्रेसिडेंट थे, वो चुनाव लड़े थे। पार्टी अपनी जगह अपना काम करती है, पार्टी हाईकमान का जो निर्णय होता है उसी के अनुसार होता है। सिन्हा चुनाव जीते हुए दिख रहे हैं आपको? दिख रहे नहीं रखे, रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट बताएगा। वीवी गिरी जी किसी को दिख रहे थे कि जीते हुए? उस समय दिख रहा था वीवी गिरी जीतेगा, जीते ना फिर। ठीक है, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। ये थे मंत्री प्रसादी लाल मीणा, जो कह रहे थे कि इंतजार कीजिए, पलड़ा जो है वो कमजोर नहीं है यशवंत सिन्हा का। कामरेड बलवान पूनिया सीपीआईएम के एमएलए हैं और सीपीआईएम सरकार के साथ ही चल रही है इस चुनाव में भी। क्या लग रहा है बलवान पूनिया? राजस्थान में तो यशवंत सिन्हा है। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो यशवंत सिन्हा के साथ हैं वो तो यशवंत सिन्हा के साथ ही हैं और सब वोटिंग करके आए। ये तो साझा उम्मीदवार है ना, इसमें तो कोई बात करने वाली बात नहीं। विरोध कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। इसमें आदिवासी विरोध क्या है? साझा उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ सब लोगों ने, पार्टियों ने साझा उम्मीदवार उतारा। आपके प्रश्न से यूं नहीं लग रहा जैसे आप जाति की राजनीति कर रहे हैं। सरकार की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। जितने वोट हमारे यहाँ उतने आएंगे, 1-2 वोट ज्यादा ही आएंगे पिछली बार की राज्यसभा की जैसे। बीजेपी वाले भी अभी करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो वो जाने, लेकिन हमारे वोट पूरे वो कह रहे हैं कि हमको उम्मीद है कि आदिवासी महिला तो आदिवासी वोट क्रॉस करेंगे। नहीं, उनको तो हमेशा उम्मीद रहती है, लेकिन हमें उम्मीद से ज्यादा बढ़ के मिलता है। बिना उम्मीद ही मिल जाता है हमें तो। अच्छा रिजल्ट रहेगा राजस्थान से। क्या क्या बिना उम्मीद के मिला है? अपन माने बहुत कुछ मिला, पिछली बार मिला ना, आपने देखा ना, एक्स्ट्रा ही मिला। ये बिना उम्मीद ही था, अच्छा मिला। वेद प्रकाश सोलंकी, और वो कह रहे हैं कि तो एक एक कर अब विधायक निकल रहे हैं विधानसभा में वोट डालने के बाद, और कांग्रेस से जुड़े हुए जितने भी विधायक हैं वो तो यही कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा राजस्थान से लीड करेंगे, और बीजेपी का यहाँ पर क्योंकि विपक्ष में है और इतने ज्यादा वोट नहीं है, तो ये यहाँ से जो वोट मिल रहे हैं उन्हें, तो उसी को देखते हुए जी क्या लग रहा है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे हमारे यशवंत सिन्हा जीतेंगे। राकेश जी, क्या उम्मीद है यशवंत सिन्हा जी को कितने वोट पड़ेंगे, क्रॉस करेंगे? बाकी तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राजस्थान से फुल वोट जाएंगे उनके? पूरे वोट जाएंगे। 126 या ज्यादा बढ़ जावे 126 तो है। ठीक।
बिल्कुल बाबूलाल, बहुत शुक्रिया। फिलहाल और लगातार नजर बनाए हुए आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो इस वक्त दिल्ली में वोटिंग कर रहे हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर के, प्रत्याशी को लेकर के चुनाव जारी है और इसी बीच राजस्थान में भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लगातार चल रहे हैं, मतदान हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी पर केंद्र ने राहत दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मंडियों, दाल मिलों, चावल, आटा मिलों को राहत मिली है। 25 किलो से ज्यादा वजन की पैकिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर 25 किलो से कम वजन की पैकिंग है तो जीएसटी लागू होगा। और 13 जुलाई को जारी किए गए नोटिफिकेशन में अब यह संशोधन किया गया है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल चेयरमैन ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर है। जीएसटी वस्तुओं को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से राहत दी गई है और जीएसटी में संशोधन किया गया है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। लगातार विरोध केंद्र का जारी था। इस पूरे मसले पर देश भर से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी और इसी बीच ये बड़ी खबर है। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को लेकर के केंद्र ने राहत दी है। मंडियों पर दाल मिलों, चावल, आटा मिलों को राहत दी गई है। 25 किलो से ज्यादा वजन की अगर पैकिंग करके बेचते हैं तो उस पर जीएसटी देना नहीं होगा उन्हें। वहीं अगर 25 किलो से कम की पैकिंग होगी तो उस पर जीएसटी लगेगा। यानी कि जो निम्नतम स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको जीएसटी से कोई राहत नहीं मिलेगी। अगर 25 किलो से कम का आटा खरीदा जाएगा उस पर जीएसटी देय होगा। 25 किलो से कम वजन की पैकिंग पर जीएसटी लागू होगा। 13 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें संशोधन किया गया। बड़ी जानकारी के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राकेश, क्या जानकारी है? जीएसटी में कुछ राहत केंद्र सरकार की ओर से अब दी गई है? बिल्कुल, देखिए, जो अब से पहले केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन 13 जुलाई को जारी किया था, उसमें जो सभी जो मंडी हैं, आटा मिले हैं, दाल मिले हैं, चावल मिले हैं, ये शामिल थी। लेकिन अभी तो आज जारी नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें संशोधन करके ये किया है कि सभी जो दाल मिले हैं, आटा मिले हैं, चावल मिले हैं, ये लगभग जो है जीएसटी जो 5% लगाया था उसके दायरे से बाहर हो जाएंगी। आज से लागू होना है जीएसटी। तो निश्चित तौर पर जो मंडी कारोबारियों ने जो हड़ताल की थी देश भर में, उसका असर पड़ा है और मंडी कारोबारियों को राहत मिली है। 25 किलो से कम की पैकिंग जो होगी उस पर जीएसटी लगेगी। यानी जो रिटेलर्स होंगे उनको जीएसटी पेड करनी पड़ेगी। हमारी जो व्यापार संघ के पदाधिकारी हैं उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि ये उद्योग एवं व्यापार जगत के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि इससे जो खाद्यान्नों के महंगे होने की संभावनाएं थी, इसके अलावा जो पैकिंग होनी थी उस पर भी उन्होंने लेवलिंग का जो एक मेट्रोलॉजी लेवलिंग दी थी उसको लेकर के विवाद था। तो अब जो संशोधित नोटिफिकेशन आया उससे बहुत बड़ी राहत जो। लेकिन राकेश, जो ग्राहक हैं, जो आम लोग हैं, उनको भी क्या इसे राहत के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, जैसे मंडियों से जो बड़े पैक खरीदेंगे 25 किलो से ज्यादा के, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो सीधे खरीद सकते हैं। लेकिन जो रिटेलर्स हैं, जो छोटे पैकिंग बनाते हैं, बेचते हैं, उन पर 5% जीएसटी लागू रहेगी। तो यानी जो कम वजन का सामान खरीदते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो गरीबी रेखा के आसपास विचरण करते हैं और वो कम मात्रा में ही सामान खरीदते हैं, मान लीजिए 25 किलो से कम का आटा खरीदा, तो उनके ऊपर जीएसटी देय होगा? हाँ, बिल्कुल, उनको जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि 25 किलो से कम का आटा जब वो खरीदते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, और उसकी पैकिंग में जो वो बेचा जाएगा तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। और ऐसा वो लोग खरीदते हैं जो बाहरी राज्यों से मजदूर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन सरकार रियायती दरों पर दे रही है। लेकिन जो लोग मजदूर वर्ग के हैं, जो बाहर से आकर के यहाँ रह रहे हैं, जो राशन की सामग्री नहीं ले पा रहे हैं, उनको जीएसटी देना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी है। 13 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके बाद इसमें अब संशोधन किया गया, राहत दी गई है और इस बात की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन की ओर से जानकारी दी गई है। तो ये टोंक से बड़ी खबर हम आपको बता दें, टोंक में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार डंपर ने टोल पर लगा बैरियर तोड़ दिया। टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ करके ये डंपर आगे निकल गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से तेज रफ्तार होते हुए डंपर निकला है, ये तस्वीरें देखिए। ये देखिए किस तरीके से ये पूरा बैरियर तोड़ते हुए डंपर आगे बढ़ा है तेज रफ्तार के साथ। टोल प्लाजा पर ये बॉक्स जो लगा हुआ था वो चकनाचूर हो गया है पूरी तरह से। उनियारा थाना इलाके में ये टोल प्लाजा है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है।
ये बड़ी जानकारी इस वक्त की टॉक की ये तस्वीरें हैं जो आपको चौंका सकती है। ये देखिए, तेज रफ्तार में डंपर ने सब कुछ धाराशायी कर दिया। टोल पर जो बॉक्स लगा हुआ था उसको भी साथ ले उड़ा, ना रुका और ये बैरियर तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ करके एक तेज रफ्तार डंपर यहां से निकला, जिससे हादसा हुआ है। टोल प्लाजा पर बॉक्स लगा हुआ था, वो बॉक्स चकनाचूर हो गया। उनियारा इलाके का ये टोल प्लाजा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की जांच जारी है, लेकिन आपको बता दें ये तस्वीरें टॉक की तस्वीरें हैं, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने किस तरीके से कहर बरपाया ये देखिए। तो वहीं उदयपुर के मावली उपखंड के समीप स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव में आज ग्रामीणों की ओर से तालाबंदी की गई है। दरअसल स्कूल भवन में तकरीबन 60 साल पुराना ये स्कूल का भवन है और ऐसे में उसकी स्थिति अब बेहद ही जर्जर बनी हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल भवन की मरम्मत करवाई जाए और स्कूल में कला संकाय शुरू किया जाए, इससे बच्चों को सुविधा हो सके। ग्रामीणों ने आज स्कूल में तालाबंदी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वे स्कूल में ताला लगा करके रखेंगे। यहाँ पर अब प्रदर्शन लगातार जारी है, बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं, मांग यही कर रहे हैं सरकार से कि आखिरकार उनका स्कूल का जो भवन है वो करीब 60 साल पुराना है और अब पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। बारिश का मौसम आया हुआ है और अगर कोई हादसा यहाँ पर होता है, यहाँ के बच्चों की जान खतरे में है, इसलिए सरकार ध्यान दें और इस भवन की मरम्मत करवाएं। उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव में आज तालाबंदी की गई है। हमारे कुछ मांगे थी, उन्होंने पूरी नहीं की, इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी ये मांगे जल्द से जल्द पूरी करें। एक तो कला संकाय हमारे यहाँ पे नहीं है, वो तुरंत प्रभाव से खोली जाए और ये पूरी बिल्डिंग जर्जर हो रही है। हमारे बच्चों को पंचायत और इधर उधर बैठाना पड़ रहा है, इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि तुरंत ये दोनों मांगे है हमारी पूरी की जाए। अगर प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानता है तो हम इन तालों को अनिश्चित काल के लिए स्कूल को बंद कर देंगे और पढ़ाई नहीं होने देंगे। तो वहीं श्री गंगानगर में भी एक बार फिर से तालाबंदी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर स्कूल की तालाबंदी की गई है। ग्रामीणों ने रायसिंह नगर के 35 ML बारावली के उच्च प्राथमिक स्कूल पर ताला लगा दिया और लगातार प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का गुस्सा ताला जड़ने तक नहीं रुका, उन्होंने स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीण स्कूल के क्रमोन्नत नहीं होने से नाराज हैं। उनका यह कहना है कि कई बार क्रमोन्नति को लेकर के शिक्षा विभाग और जनप्रतिनिधियों से कहा गया, सुनवाई नहीं हुई तो ये कदम उठाना पड़ा। ग्रामीणों ने क्रमोन्नति नहीं होने तक तालाबंदी करने की चेतावनी दी है। गांव के लोग स्कूल के बाहर जमा हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उनके स्कूल को क्रमोन्नत किया जाए, क्योंकि लगातार मांग करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इससे ग्रामीण आक्रोशित है। प्राथमिक विद्यालय बारावली में स्कूल में धरना लगाया गया है, क्योंकि स्कूल काफ़ी लंबे टाइम से क्रमोन्नत नहीं हो रहा है। यह स्कूल 1954 में बना था प्राइमरी, उसके बाद में मिडिल हुआ, मिडिल के बाद 10-12 साल हो गए, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो काफ़ी बार प्रयास किया प्रशासन से, सरकार से, भाई हमारा स्कूल सेकेंडरी किया जाए, कोई गौर नहीं हुई। अंतिम मतलब कोई और विकल्प नहीं बचा है, इसलिए गाँव वासियों ने सारों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि स्कूल की तालाबंदी की जाए और हमारा स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया जाए जब तक हम यहाँ धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। तो वहीं नागौर शहर के लक्ष्मी तारा सिनेमा हॉल के पीछे गड्ढे में भरे पानी में डूबने की वजह से 4 बच्चों की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आरएलपी के पदाधिकारियों के नेतृत्व में साटिया समाज के लोगों ने मृतक बच्चों के परिजनों के साथ अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया है। मृतक बच्चों के परिजन नगर परिषद के भीतर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वहीं रात के समय में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सभापति मीतू बोथरा में आयुक्त श्रवण चौधरी के चैम्बर के बाहर डेरा डाल दिया। परिजनों ने नगर परिषद के आयुक्त को सस्पेंड करने और रहने के लिए जमीन देने, आर्थिक मदद की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन उग्र किया जाएगा।
ये साडिया समाज के लोग हैं जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 बच्चे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई थी। ये मामला हालांकि शांत हो गया था, लेकिन इसके बाद में जब आरएलपी की ओर से इस पूरे मसले को उठाया गया, इसके बाद ये पूरा मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आरएलपी के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस समाज के लोगों के साथ धरने पर हैं। वहीं उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर व्यापारी को मारने की योजना बनाने के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी की है और रिमांड के दौरान इन आरोपियों से पूछताछ में कई राज खुले। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान मोहम्मद यासीन और निहाल की संलिप्तता की बात कबूली। इस पर पुलिस ने दबिश देकर यासीन और निहाल को भी गिरफ्तार किया है। दोनों ने व्यापारी की रैकी की थी और सारी जानकारी तीनों आरोपियों तक पहुंचाई थी। इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आज रिमांड मांगा जाएगा। धमकी से व्यापारी दहशत में हैं। कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को दबोचा है। जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को शनिवार की रात खंखा गांव के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पकड़ा। आरोपी 0 लाइन पार करके भारतीय सीमा में घुस रहा था। घुसपैठिए की पहचान रिजवान अशरफ निवासी पाकिस्तान के पंजाब मंडी के बहावबीन के तौर पर की गई है। बीएसएफ की ओर से घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया। हिंदुमल कोट थाना पुलिस के हवाले से किया गया था। फिलहाल घुसपैठिए से ज्वाइंट इंट्रोगेशन कमेटी पूछताछ कर रही है। घुसपैठिए के पास से बीएसएफ को सिवाय कपड़ों के कुछ बरामद हालांकि नहीं हुआ, लेकिन बीएसएफ की ओर से इससे पूछताछ की गई है। कोशिश ये की जा रही है कि आखिरकार इसके मंसूबे क्या थे, उनका पता लगाया जा सके। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का निवासी बताया जा रहा है। बीएसएफ की ओर से यहां पर इसे पकड़ा गया है। तो हाल ही में बनकर तैयार हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अंडरपास अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। अंडरपास में बारिश का पानी भर जाता है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये दौसा के धनावड़ गांव का अंडरपास है जो बारिश के पानी से लबालब भरा हुआ है। ब्रिज के दूसरी तरफ बच्चे भी खड़े हैं, स्कूल के बच्चे हैं और किसी वाहन के आने का इंतजार कर रहे हैं कि कोई वाहन आए और वे स्कूल पहुंचे। जब वाहन यहाँ पर नहीं आता तो पानी से गुजर करके ही जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई बार बच्चे फिसल करके पानी में गिर जाते हैं और भीग जाते हैं और इससे बच्चे रोजाना स्कूल में देरी से भी पहुंच रहे हैं। बच्चों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले जाने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस ब्रिज का ढलान ठीक नहीं होने से ये स्थितियां यहां पर बनी हैं। हमारे यहाँ अंडरपास में पानी भरा हुआ है, हमें समय पानी जाने में दिक्कत होती है और ये गुरुजन फिर हमारी पिटाई करते हैं लेट पहुँचने पर। हम दूसरे गांव से आते हैं और ये अंडरपास में पानी भरे होने की वजह से हमें दिक्कत होती है जाने में और कभी कभार हम गिर भी जाते हैं इसमें, जिससे हमें चोटें आ जाती है और हमारे बैग भी भीग जाते हैं, जो हमारे कॉपी किताब भी भीग जाते हैं, तो हमें पढ़ाई में भी दिक्कत होती है। तो इस पानी को निकलवाने के लिए ये धंधावड़ पुलिया के पास पानी भरा हुआ है, बच्चों को आने जाने की बहुत समस्या होती है। मैं भी कई बार बच्चों को मोटरसाइकिल से छोड़ जाता हूँ, इसमें जहरीले जानवरों का भी डर रहता है पानी के अंदर, जिससे बालक डर के हमारे स्कूल भयभीत रहते हैं। और ये पानी जल्दी से कंपनी को हटाया जाना चाहिए, जिससे रोड लाइन विभाग, जिसका विभाग है राष्ट्रीय राजमार्ग, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। 1.5 महीने से पानी भरा हुआ है। अभी ये जो हमारे नेशनल हाईवे पे जो पुलिया बनाई है उनमें सभी में पानी भरा हुआ है। और मैं भी भोजवाड़ा से धनावड़ स्कूल में जाता हूँ तो कई बार बच्चों को निकालने के बाद ही मैं लेट। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जो हैं जगदीप धनखड़, उनके लिए नामांकन उनका इस वक्त हो रहा है। संसद पहुंचे जगदीप धनखड़ और अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ नितिन गडकरी उधर से अगर आप देखेंगे और राजनाथ सिंह भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं। इन तस्वीरों में बीजेपी के तमाम नेताओं की मौजूदगी, एनडीए के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर, और अमित शाह गृह मंत्री वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त सीधी तस्वीर है, दिल्ली से संसद पहुंचे हुए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन का दौर और एक तरफ संसद में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मतदान इस वक्त चल रहा है, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करते हुए जगदीप धनखड़। एनडीए के प्रत्याशी हैं जगदीप धनखड़ और
आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदीप धनखड़ के साथ मौजूद, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके साथ ही नितिन गडकरी, और साथ ही साथ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर। अनूप, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन इस वक्त हो रहा है, क्या जानकारी? उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन है और जिस तरह से आप नेताओं की लिस्ट देख रहे हैं, बीजेपी बहुत उत्साहित है जिस तरीके से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। देखिए, संख्या बल की अगर हम बात करें तो चूंकि वोटिंग प्रक्रिया राष्ट्रपति से अलग प्रक्रिया होती है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भाग लेते हैं और वहां पर अगर मत की बात करें तो बीजेपी के पास बहुमत है, सरकार के पास बहुमत है। यहाँ तक कि बीजेपी चाहती है कि एक कंसेंसस के तहत जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी जगदीप धनखड़ को वोट डाले। और जिस तरीके से आपने देखा कि जब इनको उम्मीदवार बनाया गया था तो खुद प्रधानमंत्री ने किसान पुत्र कहा, तो एक बड़ी बात है। और खासतौर पर बीजेपी चाहती है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो किसान राजनीति से जुड़े हुए हैं वो भी जगदीप धनखड़ को वोट डाले। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बीजेपी उत्साहित है और एक बड़े मत से जीत के लिए वो चाहती है कि एक बड़े मत से जीत कर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति बने। जी, अभी नामांकन की बात करें, जगदीप धनखड़ इस वक्त अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, कौन कौन नेताओं की मौजूदगी वहां पर इस वक्त देखी जा रही है? देखिए, सारे बड़े नेता जो है वो, चूंकि देखिए सचिवालय का जो ऑफिस है वो छोटा है, इस वजह से कई लोग जो है लॉबी में भी मौजूद हैं। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लॉबी में मौजूद हैं। सभी को कहा गया था कि अब नामांकन के वक्त जो है वो रहे, क्योंकि एक तरह से इस तरह का जो कार्यक्रम होता है उसमें एक शक्ति परीक्षण भी देखा जाता है कि कितने नेता हैं। देखिए, जेडीयू के वहां नुमाइंदे ललन सिंह मौजूद है, तो तमाम जो घटक दल हैं उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मौजूद हैं। तो एक बड़े तरीके से नामांकन दाखिल किया जा रहा है और बीजेपी को भरोसा है कि कुछ विपक्षी पार्टियां भी जगदीप धनखड़ के पक्ष में वोट डालेंगे और एक बड़े मार्जिन से जो जगदीप धनखड़ है वो जीतकर उपराष्ट्रपति। अनूप, आने वाले दिनों में राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, जगदीप धनखड़ भी राजस्थान के शेखावाटी से आते हैं, क्या संदेश देने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश को और राजस्थान को? देखिए, वाकई एक बड़ा दिन कह सकते हैं, क्योंकि पहले से ही लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान के हैं। हाँ। और अगर संसद के दोनों सदनों के जो हेड हैं वो अब राजस्थान के नेता, ये कह सकते हैं कि राज्यसभा के सभापति राजस्थान के होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष राजस्थान से होंगे, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासतौर पे बीजेपी राजस्थान राज्य को कितना तरजीह देते हैं। इसका इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये दो बड़े संवैधानिक पद हैं, एक राज्यसभा सभापति का और दूसरा लोकसभा अध्यक्ष का। जहां तक चुनाव की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है ये एक सेंटिमेंट का मसला होता है कि अगर उनके समाज के किसी को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है तो सेंटिमेंट उनके पक्ष में जाता है। तो बीजेपी इसे फिलहाल तो राजनीतिक तरीके से नहीं देख रही है, ना ही दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका सीधा फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर मिल सकता है। जिस तरह से, चूंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पे अगर ध्यान दे तो उनका पहला जो वर्ड था कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़, तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से राजस्थान के इस किसान परिवार में जन्मे जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने तरजीह दी और एक बड़े संवैधानिक पद के लिए उनको उम्मीदवार बनाया। जी बिल्कुल। और अब आखिरकार कितनी लंबी प्रक्रिया नामांकन की, कितना समय यहाँ पर लगेगा? देखिए, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नामांकन की प्रक्रिया बहुत छोटी होती है, क्योंकि इसमें प्रस्तावक और सेकेंडर होते हैं और ये प्रक्रिया थोड़ी देर में पूरी कर ली जाएगी। और आपको बताओ, देखिए राष्ट्रपति का चुनाव बहुत अलग तरीके से होता है। इसमें तमाम जो विधायक होते हैं वो भी मत डालते हैं, क्योंकि इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसद को मत डालना है।
तो संख्या बल की बात करें तो संख्या बल में आसानी से बीजेपी और जगदीप धनखड़ को जीत मिल सकती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक बड़े मार्जिन से बीजेपी को भरोसा है कि एक बड़े मार्जिन से जगदीप धनखड़ जीतकर उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर खुद मौजूद हैं और उनके हाथों से जो नामांकन है जगदीप धनखड़ का वो सौंपा गया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी भी अनूप यहाँ पर है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी क्या दर्शाती है कि उनका साथ जब तमाम जो बड़े नामांकन हैं उनमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी जरूर यहाँ पर रहती है, तो क्या एक पार्टी के भीतर भी एक संदेश देने की कोशिश है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ वहां मौजूद है ऐसी बात नहीं है, वो प्रस्तावक है। पहला जो प्रस्ताव की कॉपी जो नॉमिनेशन की दी गई है सचिवालय में, उनके पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रस्तावक हैं। इसके अलावा जो घटक दल के जो यहाँ पे फ्लोर लीडर है वो प्रस्तावक हैं। तो ये बताती है कि किस तरीके से पार्टी ने अगर कोई फैसला लिया है तो उसके साथ खड़ी है, और न केवल खड़ी है बल्कि बीजेपी को ये भरोसा है कि एक बड़े अंतर से, एक मतों के बड़े अंतर से जो उनके उम्मीदवार हैं उनको जीत मिलेगी। तो एक बड़ा है, एक मैसेज भी है, बहुत बड़ा मैसेज। देखिए, ये मैसेज पार्टी के लिए नहीं है, ये मैसेज तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके लिए है कि किस तरीके से पार्टी जो है बीजेपी किस तरह से अपने उम्मीदवार को पहले चुनती है और फिर उम्मीदवार के पीछे इस तरीके से खड़ी होती है, उसका पूरा मैंडेट उनके साथ होता है, और किस तरीके से पार्टी जो है वो चाहती है कि विपक्ष को न केवल मात दी जाए बल्कि विपक्ष को बड़े अंतर से मात दी जाए और एक मैसेज दी जाए कि किस तरीके से सत्ता पक्ष एक मजबूत सत्ता पक्ष की उपस्थिति एक मजबूत तरीके से। जी, लेकिन अनूप, जो धनखड़ की अगर हम बात करें, जगदीप धनखड़ जो कि राजस्थान से ही आते हैं, और मैं इसलिए ये सवाल कर रहा था आपसे कि आगे आने वाले दिनों में राजस्थान में चुनाव है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की वैसे खास बात यह है कि वो हर तमाम चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही कोई कदम उठाती है और पहले से सोच विचार के साथ एक रणनीति के साथ आगे बढ़ती हैं। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखाते हैं। अनूप, मैं वापस आपके पास लौटता हूँ, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये जगदीप धनखड़ सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ जोड़ करके यहाँ पर, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। अनूप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अनूप, एक लंबा राजनीतिक करियर रहा जगदीप धनखड़ का, और जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी कहा कि देखिए, जो लोकतांत्रिक गरिमा है वो और ज़्यादा मजबूत होगी क्योंकि राज्यपाल का अनुभव भी उनके पास है और केंद्रीय मंत्री भी वे रहे हैं। राजस्थान में एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा, और खास बात यह है कि वे जहाँ भी राजनीति में रहे हैं, पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो तमाम राजनीतिक दलों में उनकी बराबर की एक पैठ रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रपति से इतर उपराष्ट्रपति की भूमिका बहुत अलग होती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होते हैं और उन्हें राज्यसभा चलाने का दायित्व उनके पास होता है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे नेता को उस पद के लिए बिठाया जाए जो व्यक्ति तमाम संवैधानिक चीजों को समझता हो, और जगदीप धनखड़ में हर चीज की ये काबिलियत है। जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से उनका एक लंबा अनुभव एक सांसद के तौर पर, इसके अलावा वो राज्यपाल रहे, केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, तो संवैधानिक चीजों को वो बेहतर तरीके से समझते हैं। क्योंकि देखिए, राज्यसभा चलाना एक अपने आप में चुनौती है, क्योंकि राज्यसभा में सत्ता पक्ष के पास पूरी तरह से बहुमत नहीं होता है, कई मरतबे विपक्ष हावी होता है। वैसे वक्त में तमाम चीजें होती है, बिल पास कराने होते हैं, तमाम जो चर्चा है उसको बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करना पड़ता है। लोकसभा में संख्या बल अलग है, लोकसभा में बीजेपी और एनडीए के पास संख्या में वो बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन राज्यसभा में ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो ऐसे में एक अनुभवी व्यक्ति ही वहां पर इस काम की भूमिका निभा सकता है, और इसके लिए जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री को लगा कि जगदीप धनखड़ से बेहतर व्यक्ति बिल्कुल, और वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी आते हैं। देखिए, बिल्कुल शेखावटी के एक छोटे से गांव से आते हैं और साथ ही साथ वकालत भी उन्होंने की, और वकील के तौर पर भी उनका लंबा अनुभव रहा, विधायक के तौर पर, सांसद के तौर पर, गवर्नर के तौर पर। उस लिहाजा इसका फायदा जरूर लोकतंत्र को मिलेगा। बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता
बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर नामांकन दाखिल कर दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यहाँ पर खुद और प्रस्तावक भी हैं और साथ ही साथ आप देखिए कि तमाम जो मंत्री हैं मोदी सरकार के, उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर देखी जा रही है जो उनके साथ मौजूद रहे। तो जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और ये तस्वीरें दिल्ली की तस्वीरें हैं, कुछ ही पल पहले की तस्वीरें जब